हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिम्बा क्लासेस। आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। MHI-01 की जो MA हिस्ट्री का फर्स्ट ईयर में आपका पेपर है, पहला पेपर है MHI-01 का। आपका एग्ज़ाम 25 मार्च को है, 4 दिन रह चुके हैं और ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सामंतवाद के पतन। सामंतवाद के पतन में किन किन तत्वों ने सहयोग किया, उसके ऊपर हम अच्छे से एनालिसिस करेंगे और उसके ऊपर हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि सामंतवाद के ऊपर आप जानते हैं, लिम्बा क्लासेस में 3 वीडियो बना चुके हैं, ये 2 से 3 वीडियो बना चुके हैं। अगर आपको सामंतवाद के बारे में और जानना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, या फिर आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो आपको आई बटन यहाँ पे मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, जो आप उस वीडियो के देख सकते हैं और इससे आपको क्या होगा, सामंतवाद को समझने में और आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है मोहित लिम्बा और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ MHI-01 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सामंतवाद और उसके पतन के कारण। देखिए, सामंतवाद का कॉन्सेप्ट क्या था, फ्यूडलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या था, इसको आप समझिए इस तरीके से कि एक ना त्रिभुज समझिए, जिसमें मैं मान लो मैं 2-3 भाग कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे ट्राइंगल है एक। ठीक है, आपको थोड़ा सा मैं ट्राई करूँगा। जैसे ये है, ये ट्राइंगल है। यहाँ पर जो ऊपर है वो रहते थे किंग, ये उसके नीचे थे सामंत और उसके नीचे थे किसान, फार्मर। ठीक है, इस तरीके का एक चक्र समझिए। ठीक है, तो जो किसान है वो किसके, जो सबसे नीचे वाले स्तर पे थे उसमें थे किसान, सबसे उसके ऊपर वाले स्तर पे अपने सामंत और उसके ऊपर वाले स्तर पे किसान के ऊपर वाले स्तर पे सामंत और सामंत के ऊपर वाले स्तर पे राजा। तो सामंत है, उनको नियुक्त किया जाता था राजा के द्वारा। कोई राजा जिसके पास बहुत ही बड़ा एम्पायर हो, जिसका जो प्रशासन है, शासन प्रशासन है, बहुत ही ज़्यादा विस्तृत रूप से फैला हो। तो देखो, अब कोई राजा मान लीजिए कि 20,000 स्क्वायर किलोमीटर में वो राज कर रहा है, तो उसका कोई जब कोई भी कोई राजा कोई बड़े एरिया पे राज करता है तो वो एक जगह जो उसका सबसे ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण जगह होती है उसको वो अपनी राजधानी बनाता है। जैसे हमने दिल्ली सल्तनत में देखा है कि दिल्ली सल्तनत में मोस्टली दिल्ली को क्या था, कैपिटल बनाया हुआ था। एक मोहम्मद बिन तुगलक था, उसने क्या किया था, दिल्ली से राजधानी शिफ्ट कर दी थी देवगिरी, और फिर से उन्होंने देवगिरी से शिफ्ट करके वापस दिल्ली कर लिया था। तो एक जगह वो होता है जहाँ पे बैठ कर वो शासन करता है, उसे राजधानी कहते हैं। लेकिन अब मान लीजिए मेरे पास बहुत ही बड़ा राज्य है, तो अब मैं एक जगह बैठ के पूरे शासन प्रशासन को नहीं संभाल सकता। मुझे अधिकारियों की ज़रूरत होगी, मुझे कुछ अच्छे लायक ऑफिसर्स की ज़रूरत होगी जो मेरे अंडर में रहकर उस एरियाज़ को संभालें। ठीक है, तो अब ये एक तरीके से आप समझिए कि इसका क्या हो रहा है कि सेंट्रलाइज्ड पावर को हम कर रहे हैं डिसेंट्रलाइज्ड पावर में चेंज। मतलब केंद्रीकरण की शक्ति को मैं तोड़कर विकेंद्रीकरण में बांट रहा हूँ। मतलब मैं अकेला शासन नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे क्या है कि थोड़े से अपने अंडर ऑफिसर्स चाहिए, मुझे अपने अंडर सामंत नाम का जो अधिकारी था वो चाहिए, जिसका मैं अपने जो इधर उधर के प्रांत हैं, मान लीजिए दिल्ली के साइड में मान लो राजस्थान है, यूपी है, अलग अलग जगह मेरे ये सारी जगह फैला हुआ है, इसका शासन मैं हूँ, शासक मैं हूँ। तो मुझे चाहिए यूपी पे कोई कंट्रोल करे, मुझे चाहिए कि कोई राजस्थान पे कंट्रोल करे। तो उस तरीके से मैंने वहाँ पर सामंतों को नियुक्त कर दिया और उन्हें कहा कि भाई साहब देखिए, आप यहाँ पर शासन कीजिए, प्रशासन कीजिए, लॉ और ऑर्डर मेंटेन कीजिए, कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था को आप देखिए, यहाँ जहाँ से आप टैक्सेशन को वसूल कीजिए, कर लगा सकते हैं ज़मीन पर, और ज़मीन से जो कर मिलता है उसका एक निश्चित भाग अपने पास रखिए, और जो बाकी जो बचा हुआ सरप्लस है वो आप क्या कीजिए, सेंटर को भेज दीजिए। मतलब केंद्र को भेज दीजिए, मतलब मेरे को भेज दीजिए, जो केंद्रीय शक्ति है उसको। ठीक है, तो इसी प्रकार सामंती व्यवस्था का जन्म हुआ था। लेकिन सामंत जो होते थे टाइम के साथ साथ वो पावरफुल होते रहे। अब देखिए, जब उनके पास इतनी पावर दे दी है, जब कोई केंद्रीय शक्ति ने अपने अधीन रखकर, वो बस सामंत को क्या काम होता था कि मान लीजिए कि मैं अंडर, सामंत कंट्रोल में तो रहते थे, अंडर तो होते थे सेंट्रलाइज्ड पावर के, लेकिन उनके पास आर्मी भी होती थी। और आर्मी का क्या करते थे वो, जब राजा कहे, केंद्रीय शक्ति कहे कि मुझे अब आर्मी की ज़रूरत है, तो सिंपल सी बात यह है कि सामंत था वो कंट्रोल में था, अंडर काम करता था। अंडर मतलब एक एरिया दे दिया जाता था कि आप वहाँ पे रहिए, लॉ ऑर्डर मेंटेन कीजिए,
और कानून व्यवस्था को बनाए रखिए, टैक्सेशन वसूल कीजिए, रेवेन्यू कलेक्ट कीजिए, रेवेन्यू को आप कलेक्ट करके सेंटर को भेजिए, खुद एक पार्ट रखिए, उसके बाकी जो सरप्लस है वो सेंटर को भेजिए। और जब ज़रूरत पड़ने पर आप अपनी न्यायप्रियता शो कीजिए। आर्मी की ज़रूरत पड़ेगी राजा को, तो राजा उसे कहेगा सामंत को कि भाई साहब मुझे आर्मी चाहिए, तो आपको भेजना पड़ेगा। लेकिन समय के साथ साथ सामंत क्या हुए, मजबूत होने लगे। जब सामंत मजबूत होने लगे तो वो क्या करने लगे, विद्रोह करने लगे। जहाँ अब हर जगह विद्रोह को कुचलने के लिए राजा तो नहीं जा सकता था ना, लेकिन राजों को क्या करना पड़ता था, विद्रोह को दबाना पड़ता था। अगर राजा विद्रोह को नहीं दबाता तो जो विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया है, जो सामंती प्रक्रिया है, जो सामंत है वो स्ट्रॉन्ग होने लगते थे और वो क्या करते, खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते थे, खुद को स्वतंत्र घोषित कर देते थे कि हम अब केंद्रीय शक्ति के अधीन नहीं है, अब हम इस राज्य पर अपनी मर्जी से शासन करेंगे। तो ये सामंतवाद का कॉन्सेप्ट है। समझ में आया आपका? देखो, सामंत राजा किससे टैक्स लेता था, राजा किधर से रेवेन्यू जनरेट करता था, लेता था, पैसे लेता था। मतलब ये जो सामंत है किसके अंडर में काम करते थे, राजा के। और राजा को वो नजराने देते थे, लेकिन वो सामंत भी तो कहीं ना कहीं से तो कलेक्ट करते थे ना। तो सबसे जो निचली प्रक्रिया पे, जो सबसे निचले पायदान पे जो थे, वो थे किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, जो शोषित वर्ग था। सबसे ज़्यादा शोषण इन्हीं का होता था। जब राजा को ज़्यादा रेवेन्यू चाहिए तो राजा कहेगा भाई साहब मेरे को थोड़ा रेवेन्यू ज़्यादा चाहिए, तो मैं टैक्स की रेट बढ़ा रहा हूँ। तो उसका सबसे ज़्यादा जो भार है वो सबसे निचले तबके के लोगों पे बढ़ता था। और सबसे निचला तबका जो कि सबसे ज़्यादा शोषित माना जाता है, जिनका शोषण सबसे ज़्यादा हुआ है, ठीक है, उनके ऊपर और ज़्यादा भार आ जाता था। तो इस तरीके से आप समझिए कि सबसे ज़्यादा शोषण सामंती प्रक्रिया में हुआ किसका है, किसान का, मजदूर वर्ग का, सबसे निचले पायदान पर स्थित वह समूह जो कि कभी भी मुख्य धारा में शामिल हो ही नहीं पाया। इस वर्ग पे सबसे ज़्यादा बोझ पड़ा। तो ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सामंतवादी का। तो आइए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। तो हमने सामंतवाद समझ लिया, अब तो हम देखेंगे कि इसके पतन का क्या कारण था, किन किन फैक्टर्स ने हेल्प किया सामंतवादी प्रक्रिया को ख़त्म करने में। देखो 14th सेंचुरी में आपको पता है ये जो सामंती वाला है ना, सामंतवाद वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मेडिवल टाइम पीरियड के अराउंड ये इसका राइज हो जाता है। 14th सेंचुरी में सामंतवाद का धीरे धीरे पतन होने लगा, क्योंकि कुछ समय बाद यूरोप में ये व्यवस्था लुप्त हो गई थी। हेनरी पिरेन एक हिस्टोरियन है, उन्होंने अपने बुक में लिखा था कि सामंतवाद के उत्थान और पतन में जो व्यापार की भूमिका है, जो ट्रेड की भूमिका है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। सामंतवाद के पतन के कुछ कारण माने जाते हैं, जैसे कुछ पॉलिटिकल रीज़न है, कुछ टेक्नोलॉजी का जो लेवल था, प्रौद्योगिकी का स्तर है, कुछ रिलीजियस फैक्टर थे, कुछ इकोनॉमिक वाले, और कुछ ट्रेड से रिलेटेड, और कुछ कॉन्फ्लिक्शन हुए, कुछ सामंतों के बीच में संघर्ष हुए, और कुछ किसानों ने विद्रोह किया, और सामंतों के बीच में भी कुछ कंपटीशन था, जिसके कारण सामंतवादी प्रक्रिया का पतन हुआ। तो पहले हम राजनीतिक कारण को समझते हैं। आप सभी को पता है जब कोई भी शासक, जब अगर आप मान लीजिए कि आपको अगर पावरफुल राजा बनना है, पावरफुल शासन करना है, शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना करनी है, तो उसके लिए आपको पहले कुछ डिसिप्लिन लाना होगा अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, कुछ कठोर नियम बनाने होंगे, कुछ कठोर पॉलिसी, हार्ड लॉज एंड हार्ड पॉलिसी, स्ट्रॉन्ग लॉज एंड स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़। और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ऐसे ऑफिसर जो लायक हो, और चाहे तो उसमें आप जब ऐसे कदम उठाओगे तो हो सकता है कि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्शन हो, लेकिन अगर आपको राजतंत्र की स्थापना करनी है, मजबूत राजतंत्र की, इसके लिए आपको कठोर नीति अपनानी पड़ती है। तो जब शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना समय की मांग थी, तब जिससे देखो, जब बलबन का जो राजतंत्र है वो हमेशा से निरंकुश था, ठीक है, वो उसने बहुत ही ज़्यादा हार्श रूल्स अपनाए थे, हार्श पॉलिसीज़ बनाई थी, और उसने अपने परिवार वालों को नहीं बख्शा था राजतंत्र की स्थापना में, क्योंकि उसे पता था कि अगर मेरे को दिल्ली सल्तनत पे शासन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल जो क्या कहते हैं कि शासन स्थापित करना पड़ेगा, और उसके लिए मेरे को एक राजतंत्र जो स्थापित करना है उसके लिए मुझे खुद ही कठोर नियम अपनाने पड़ेंगे। तो ये कह रहे हैं कि जैसे इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम समझें कि शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना समय की मांग थी, जिससे निरंकुश सत्ता की स्थापित की जा सके, अर्थात राजा ने अपने अधीनस्थ नौकरशाही व्यवस्था को मजबूत किया। अब देखो, जो उसके सबऑर्डिनेट थे, जो भी ब्यूरोक्रेट्स थे, उसको क्या किया इन्होंने, मजबूत किया, जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल एरियाज़ में कंट्रीब्यूशन मिलने लगा। लेकिन धीरे धीरे सामंत कमज़ोर हो गए, और इसके परिणाम स्वरूप प्रशासनिक क्षेत्रों में सामंतों को मुक्त कर दिया गया। जब राजा को लगता था ना कि कोई मतलब व्यक्ति है विद्रोह कर सकता है, तो उसको उस पद से हटा देता था या फिर उसको दबा देता था। टेक्नोलॉजी का क्या स्तर था जिसने पतन में सामंतवादी प्रक्रिया के पतन में
फैक्टर ने जो रोल निभाया देखते हैं। लंबे अंतराल में जब टेक्नोलॉजी का लेवल धीरे धीरे डेवलप्ड होने लगा तो टेक्नोलॉजी ने क्या किया, नए हथियार और युद्ध का आविष्कार किया, जिससे सेंट्रल जो पावर थी राजा, नए हथियार को अपनी सैन्य शक्ति में शामिल किया, जिससे उनको सैन्य शक्ति में, देखो बात सुनो, जब भी टेक्नोलॉजी डेवलप्ड होगी, आज के टाइम पीरियड में देख लीजिए इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हो गई है, हर कोई कंट्री अपने पास न्यूक्लियर वेपन रखना चाहता है, ठीक है। उस समय भी तकनीक, उस समय न्यूक्लियर वेपन तो नहीं थे क्या, लेकिन आप समझिए कि तकनीक का स्तर जब बढ़ने लगा, जब डेवलप होने लगा, टेक्नोलॉजी का लेवल डेवलप होने लगा, तो क्या हुआ कि नए नए वेपन्स आने लगे। अब युद्ध की जो कला थी, युद्ध का जो प्रकार था वो बदलने लगा, ठीक है। अब सिर्फ तीर कमान ना लेके, अब देखो इस टाइम मेडिवल टाइम पीरियड तक तोपों का आविष्कार हो चुका था। तो जब हथियार नए नए आने लगे तो सेंट्रल पावर जो थी, केंद्रीय शक्ति थी, जिसके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा वैसा होता था, जिसके पास स्ट्रॉन्ग राजतंत्र होता था, तो वो अफोर्ड कर सकता था, नए वेपन्स को खरीद सकता था। तो वो क्या करता था कि अपनी मिलिट्री पावर को स्ट्रॉन्ग करता था। जब मिलिट्री पावर अगर आपकी स्ट्रॉन्ग होगी तो फिर सामंत वाले जो थे उन, वो तो देखो सामंत तो क्या थे, एक छोटे छोटे से जो प्रांत थे उसके अंदर ही तो वो नियुक्त किए गए थे ना राजा के द्वारा। अब राजा ने कहीं कहीं जगह, अलग अलग जगह पे, छोटे छोटे प्रांतों में, अलग अलग प्रांतों में सामंतों को नियुक्त किया था। अब वो देखो, उन्होंने, सामंतों ने अपनी स्थिति को मजबूत किया था, लेकिन समय के साथ साथ एकदम से उनके पास ऐसे नहीं है कि अली बाबा का खजाना लग गया था तो वो कुछ भी विद्रोह कर सकते थे। उन्होंने, सामंतवादी प्रक्रिया ने सामंतों को मजबूत जरूर किया, लेकिन उनके पास इतना भी ज़्यादा खजाना नहीं था कि वो न्यू वेपन्स को अफोर्ड कर सके। अब जो केंद्रीय शक्ति है उसके पास तो बहुत बड़ा राज्य है, बहुत ज़्यादा लैंड है, बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा खजाना है, तो वो अफोर्ड कर सकता था। जहाँ केंद्रीय शक्ति अब अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ा रही थी, नए वेपन्स को खरीद रही थी, नए वेपन्स को अपना रही थी, अपने सैन्य तकनीक में परिवर्तन कर रही थी, जो कि पॉजिटिव वे में था, वहीं जो सामंत जो लोग थे, उनकी जो आर्मी थी, अभी भी धनुष बाण वाले तीर लेके युद्धों में आते थे। तो एक तरफ तो देखो जो मोबिलिटी बढ़ रही है, नई नई तोप आएगी, हल्की तोप आएगी, उसे मूव करोगे आप, एक तोप से गोला दागोगे 250 ऐसे करके, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग मरेंगे। और अब एक तरफ है वो तीर लेके आएगा दूर से, अब इतने जितनी देर में वो पीछे खींचेगा उतनी देर में तो तोप का गोला ले जाएगा ना उसको। तो इसी तरीके से ये समझने के आप प्रयास कीजिए कि जहाँ पर गतिशीलता बढ़ी केंद्रीय शक्ति की, क्योंकि उसमें नए नए आविष्कार हुए, नए नए हथियार उन्होंने अपनी सैनिक शक्ति में शामिल किया, तो सामंत अब क्या थे, युद्ध में पिछड़ रहे थे। और इसी वजह से सामंत की सेना राजा की सेना के सामने कुछ भी सामने टिक ही नहीं पाई, सामंजस्य कोऑर्डिनेशन बैठा ही नहीं पाई। राजा की सेना के सामने, केंद्रीय शक्ति की सेना के सामने सामंतों की सेना ने घुटने टेक दिए, जो कि एक बहुत ही बड़ा फैक्टर था। देखो टेक्नोलॉजी का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप सामंतवादी प्रक्रिया पढ़ रहे हो, उसके पतन के कारण पढ़ रहे हो, तो उसमें प्रौद्योगिकी का स्तर बहुत ही महत्वपूर्ण मान जाता है। और मैंने आपको ये अच्छे से समझाने का प्रयास किया, आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, ये जो आए ना, तो आप इसको फ्लो चार्ट में भी लिख सकते हो। आप फ्लो चार्ट के माध्यम से इसे लिखोगे तो और उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलेंगे। और प्लीज़ लेट मी नो कि आपको वीडियो कैसे लगी इन द कमेंट सेक्शन। धार्मिक कारण बढ़ते चलो। यूरोप में देखो, शुरू में आरंभिक मध्यकाल में बहुत सारे धर्म युद्ध हुए, धर्म के पीछे बहुत युद्ध हुए थे। देखो मध्यकाल में जो है ना, वो धर्म बहुत ही प्रभावित था। जो चर्च था, चर्च की भूमिका थी तो हमेशा से प्रभावित थी यूरोप के अंदर, ठीक है। लेकिन धर्म इतना ज़्यादा पावरफुल था कि धर्म कुछ भी कहे, ठीक है। लोगों ने जब साइंटिफिक फैक्टर्स के आधार पर अगर उसे धर्म को चुनौती दी तो उसे या तो पागल करार कर दिया या उसे फांसी की सज़ा दे देती थी मध्यकाल में। तो धर्म जो है ना बहुत पावरफुल फैक्टर था। तो इसी शुरू के काल में यूरोप में आरंभिक मध्यकाल में जब अनेक धर्म युद्ध हुए, तो इस धर्म युद्ध में भाग लेने के लिए ईसाई धर्म की सुरक्षा के लिए बहुत सारे सामंतों ने या तो अपनी भूमि को बेच दिया था या गिरवी रख के चले गए थे। इससे अनेक सत्ता एवं शक्ति का अधिकार नष्ट हो गया। अनेक सामंत इन धर्म युद्धों में वीर गति को प्राप्त हो गए और अन्य सामंतों को राजाओं ने अपने अधिकार में ले लिया। देखो जब युद्ध जब होता है ना, जब कभी आप समझिए धर्म युद्ध टाइप के होंगे, तो उसके लिए चाहिए अपने को पैसा, रिसोर्सेज और आर्मी। जब रिसोर्सेज चाहिए तो फिर भाई साहब पैसा चाहिए, मतलब पैसा चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, तो आपको क्या है कि तभी जब अफोर्ड कर पाओगे जब आपकी जो स्थिति है अच्छी होगी। तो सामंतों ने कहा चलो ठीक है, हम अपने धर्म की रक्षा करने के लिए, हम अपने ईसाई धर्म की रक्षा करने के लिए युद्ध करेंगे, इसके लिए हमें अपनी ज़मीन भी बेचना पड़े, गिरवी रखना पड़े तो रख देंगे। तो उन्होंने यही कदम अपनाया। लेकिन जब सत्ता ही चली गई, जब शक्ति का अधिकार ही नष्ट हो गया, सामंत लड़े और वीर गति को प्राप्त हुए, हारे इन द सेंस कि जब मर ही गए
तो अब बताओ कहाँ सामंत, जब सामंत ही नहीं बचेंगे तो सामंतवादी प्रक्रिया कैसे बचेगी। तो धीरे धीरे राजा ने सामंतों की पावर को अपने कंट्रोल में ले लिया। तो कुछ इकोनॉमिक फैक्टर भी थे। तो देखो आपको पता है कि जो मध्यकाल में जब हम कहते हैं पुनर्जागरण, पुनर्जागरण का काल हुआ, जब के अंधकार से निकलकर पुनर्जागरण शुरू हुआ 13वीं शताब्दी के मध्य से 15वीं शताब्दी के मध्य तक, 14वीं शताब्दी के मध्य से 16वीं शताब्दी में, जो भी माना जाता है टाइम पीरियड। तो उसके अंदर क्या था कि न्यू न्यू साइंटिफिक खोज हो रही थी, डिस्कवरी हो रही थी, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा था। धर्म जो प्रभावी था उसका स्थान ले लिया था वैज्ञानिक खोजों ने, तर्क और वितर्क ने, तर्क ने ले लिया था एम से, फैक्ट्स के बेस पे लोग लॉजिकल बातों के आधार पर अब सत्य मान लगे थे। पहले सिर्फ जो धर्म कहता था वो सत्य था, अब धर्म की बात की जगह फैक्ट्स को इम्पोर्टेंस मिलने लगी। तो जब नए भौगोलिक खोजें हुई, जब समुद्रिक मार्ग ने यूरोप के निवासियों को नए देशों से अवगत कराया, जिससे वहाँ के लोग नए देशों की अब कल्चर को समझ पाए, समाज को समझ पाए, व्यापार वाणिज्य राजनीतिक अवस्था से परिचित हुए तथा उनका व्यापार नए देशों से बढ़ा। पूर्व के जो विलासिता वस्तुओं की मांग बढ़ी, जिससे नवीन व्यापारी वर्ग का उदय हुआ। इससे कुछ नए व्यापारी वैभवशाली हो गए जिनके पास पैसे आ गए, और वो क्या है कि समय की शक्तिशाली वह तथा उस समय की शक्तिशाली सामंतों से कंपटीशन करने लगे, और नए व्यापारी वर्ग सामंतों के खिलाफ राजा की सहायता की, जिससे सामंत कमजोर हो गया। तो मेरी बात सुनिए आप, इस पॉइंट में छोटा सा पॉइंट है कि जब मध्यकाल में, अब देखो जब डिस्कवरी करने की स्टार्ट हुई, मतलब लोग कहते हैं कि अब नई नई देश, जब समुद्री मार्ग की नॉलेज हो गई है लोगों को, तो वो कहते हैं अब हम क्या करेंगे, निकल जाते थे अपने व्हीकल इन द सेंस कि किश्ती, अपने जहाज़ लिए और निकल गए नए देश की खोज करने के लिए। अब जब नए देश की खोज, कैसे तो इंडिया का खोज हुई थी ना 1498 में, पुर्तगाली कौन सा आया था हमारे यहाँ पे, वास्को डी गामा आया था। बाद में जब पता लगे कि अरे हाँ यहाँ पे एक ऐसा देश है जिसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, तो वो बात फैल गई। जब वो बात फैल गई, समुद्री मार्ग की खोज होने लगी, तो बाद में भारत को डिस्कवर कर, भारत तो पहले ही था ना, डिस्कवर करना मतलब भारत को खोज लिया, कॉन्टिनेंट को ढूंढ लिया। तो कोलंबस ने भी आए थे। देखो इंडिया, वेस्ट इंडीज़ का नाम वेस्ट इंडीज़ कैसे पड़ा, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। हम ये समझेंगे कि क्या कारण था कि सामंतवाद के पतन में आर्थिक कारण क्या था। जब नए नए भूगोलिक खोजें हुई, जब समुद्री मार्ग की खोज हुई, तो लोगों को क्या नए देश मिलने लगे। जब नए देश मिले तो वहाँ से देखा कि ट्रेड कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वस्तुएं हैं, बहुत ज़्यादा हमारी जो डिमांड है हमारी जो पर्टिकुलर कंट्री की, हमारे मातृ देश की, उसको पूरा किया जा सकता है यहाँ से। तो एक नया व्यापारी वर्ग का उदय हुआ, जो नए दूसरे देश में जाके जिस देश की खोज की थी वहाँ पर व्यापार करने लगा। और ऑब्वियसली जब वो व्यापार करेगा तो वहाँ पर रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, उनका कल्चर, उनका ट्रेडिशंस, वो सब फॉलो करने लगा, उसको देखने लगा, उसको ऑब्जर्व करने लगा। और जो उसने ऑब्जर्व किया, जो उसने देखा, उस कल्चर से जब वो परिचित हुआ, तो वो वही चीज़ें अपने देश में जाकर बताता था कि भाई साहब वहाँ पर ऐसा ऐसा होता है। तो अब देखो जब ट्रेड करेंगे तो ऑब्वियसली अब मुनाफा भी होगा, बेनिफिट भी होगा, प्रॉफिट होगा। जब प्रॉफिट हुआ तो एक पावरफुल ट्रेड जो ग्रुप है वो आया, और उसने क्या किया कि सामंतों से वो कंपटीशन करने लगा, उस राजा के साथ हो गई। भाई साहब देखो सामंत दो, एक तो राजा सामंत तो पहले ही एक दूसरे के खिलाफ थे, तो अब वो राजा के साथ दिया तो सामंत की स्थिति कमज़ोर होगी और ये पावरफुल होने लगे। तो जब व्यापारी और सामंतों का संघर्ष हुआ, व्यापारी वर्ग को अपने जो इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए गांव के किसानों और दास की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने किसानों को लालच दिया कि चलो आप शहर चलो, हमारे साथ चलो, आपको हम क्या करेंगे, पैसा देंगे, आपको घर देंगे, बड़े बड़े सपने दिखाए। जिसके कारण सामंत को किसान एवं दास का अभाव हो गया, क्योंकि सामंत को भी तो अगर पावरफुल रहना है तो उसको आर्मी मेंटेन करनी पड़ेगी, किसान चाहिए होगा, दास चाहिए होगा। लेकिन जब बाहर से कोई नया व्यापारी वर्ग आया, वो कहता है कि आपको यहाँ से ज़्यादा पैसे देंगे, रहने के लिए अच्छी जगह देंगे और 2 टाइम का खाना देंगे, तो ये तो कोई भी व्यक्ति जाएगा ना। तो इसी के चक्कर में जब किसान और जो दास थे वो शहर की तरफ जाने का रुख करने लगे, तो उसे सामंतों को किसान और दास का अभाव होने लगा, जिसके कारण व्यापारी एवं सामंतों के बीच संघर्ष छिड़ गया। राजा भी सामंतवाद से मुक्ति चाहते थे, इसलिए उन्होंने व्यापारी वर्ग की सहायता की। नए व्यापारी वर्ग भी अपने व्यापार के हित को बढ़ाने के लिए राजाओं के साथ संघर्ष में साथ दिया। इन कारणों से सामंतों की शक्ति कमज़ोर हो गई। बहुत ईजी पॉइंट था। दोनों जो चौथा और पाँचवा पॉइंट मिला पढ़ा वो थोड़ा कॉमन था, और उसको आप अच्छे से मैंने समझा दिया, वो आप इसे लिख सकते हैं। तो देखो किसानों ने भी विद्रोह कर दिया था। एक सेकेंड,
किसानों का विद्रोह। सामंतवादी प्रक्रिया किसानों के लिए शोषणकारी सिद्ध हुई। मैंने बताया था ना, सबसे निचले स्तर पे, सबसे निचले तबके पे कौन थे? किसान थे। जैसे जैसे टैक्स की रेट बढ़ाते रहते थे राजा, तो वैसे वैसे सामंत किसान अपने बेनिफिट के लिए किसानों के ऊपर और ज़्यादा कर का बोझ डाल देते थे। सबसे ज़्यादा शोषण हुआ किसका? इस पूरे सामंतवादी प्रक्रिया में किसान वर्ग का, जो सबसे निचले तबके पर स्थित थे। तो सामंतवादी प्रक्रिया किसानों के लिए शोषणकारी सिद्ध हुई। सामंत किसानों का शोषण करते थे और 1348 में जब महामारी फैली, जिससे कई लोगों की अकाल मृत्यु हो गई, इससे मजदूर एवं किसानों की भारी कमी बढ़ गई। मजदूरों की कमी हुई तो फिर डिमांड मजदूर की बढ़ने लगी, जिससे मजदूरों ने कहा कि हमें ना सैलरी बढ़ाओ। ऑब्वियसली जब डिमांड ने सप्लाई का बहुत ही ज़्यादा सा सिंपल सा रूल आप सबको पता है, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, जब किसी भी वस्तु की डिमांड बढ़ती है और उसकी सप्लाई कम हो तो वो वस्तु का जो कीमत है वो बढ़ जाता है। और मान लीजिए कि अब देखिए 10 लोग हैं, 10 केजी प्याज हैं, ठीक है, और उसे मान लीजिए कि 10 रुपये उसके चल रहा है। अब लोग 10 हैं, अब प्याज रहेगा 1 किलो, जो 10 रुपये किलो में बिक रहा था वो 100 रुपये किलो में बिकेगा, तो भी वो खरीदेंगे लोग, क्योंकि ज़्यादा कंपटीशन है ना, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है और पीछे से सप्लाई नहीं आ रहा। और मान लीजिए कि जब सप्लाई ज़्यादा हो और डिमांड कम हो, तो फिर उसकी जो पैसा है, जो कीमत है, वो कम हो जाती है। 10 लोग हैं, 10 किलो प्याज हैं, ठीक है, और 10 रुपये किलो में बिक रहे हैं। अब मान लीजिए कि 10 ही लोग रहे और प्याज है 100 किलो, ठीक है, तो उसकी कीमत अपने आप 1 रुपये 2 रुपये पे आ जाएगी। तो जब प्राइस बढ़ने लगता है तो उसे कहते हैं हम मुद्रास्फीति, जिसे कहते हैं हम इन्फ्लेशन। जब डिमांड बढ़ जाए, सप्लाई कम हो, तो वस्तु की कीमत बढ़ने लगती है, जिसे इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति कहते हैं। और जब डिमांड कम हो, सप्लाई ज़्यादा हो, तो वस्तु की कीमत कम हो जाती है, और जिसे हम कहते हैं डिफ्लेशन या फिर अपस्फीति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मजदूर एवं किसानों को भारी कमी हो गई। अब मजदूरी की कमी हो, जब मजदूरों की कमी हुई तो डिमांड बढ़ी तो वो वेतन की मांग करने लगे कि हमें थोड़े वेतन आप बढ़ा कर दो। तो खेतीहर मजदूरों ने अपने वेतन एवं अधिकारों की मांगों के लिए विद्रोह करने लगे। तो जब खेतीहर मजदूरों ने अपने वेतन की मांग बढ़ाई कि हमें ज़्यादा पैसा चाहिए, तो देख खेतीहर मजदूरों ने अपने वेतन और अधिकारों के लिए मांग के लिए अब विद्रोह करने लगे। जब विद्रोह हुए तो किसानों का साथ दिया था शिल्पी वर्ग ने, निम्न श्रेणी के कारीगर ने और पादरियों ने, लेकिन इस विद्रोह को दबा लिया गया। परंतु इस विद्रोह के बाद किसान सामंत पर निर्भर नहीं रहे तथा किसान गाँवों से शहर की तरफ जाने लगे, और जो सामंतवाद के पतन का प्रमुख कारण था। मतलब गाँवों से शहर की तरफ लोगों का प्रवासन, किसानों का विद्रोह, कुछ सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण और धार्मिक कारण, ये सब हम डिस्कस करें। और जो इम्पोर्टेंट एक पॉइंट रह गया है, जो सामंतों का पारस्परिक संघर्ष। जब सामंत केंद्रीय शक्ति के अधीन थे तो वो केंद्रीय शक्ति की तरफ से युद्ध भी लड़ते थे। इसके अलावा सामंतों के बीच में भी तो अपनी पावरफुल, देखो बहुत सारे सामंत, अब सामंतों के बीच में कंपटीशन था कि देखो मैं ज़्यादा पावरफुल बन जाऊँ, ताकि बाद में आने वाले टाइम पर मैं राज कर सकूँ, मैं अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दूँगा और मैं राज करूँगा। तो इसके अलावा सामंतों के बीच भी जब अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए संघर्ष चलता रहता था। इन संघर्षों के कारण परस्पर युद्ध हुए, जिससे संसाधन एवं शक्ति का ह्रास हुआ। लगातार धीमे परिवर्तन के कारण समाज में तीखा विभाजन हुआ, जिससे नई अर्थव्यवस्था एवं वर्ग का उदय हुआ, जिससे सबसे ज़्यादा नुकसान सामंतवाद को हुआ। इसने सामंतवाद की जड़ पर प्रहार किया। देखो सामंतवादी प्रक्रिया हमने पढ़ लिया, क्या उसके पतन के कारण थे ये पढ़े। तो सिंपल सी बात है, जो सामंतों के बीच में कंपटीशन होने लगा, एक ये बड़ा फैक्टर था। किसानों का विद्रोह हुआ, अकाल मृत्यु हुई 1348 में सॉरी, जब अकाल इसकी स्थिति आई, महामारी फैल गई थी, तो लोगों मजदूर किसान मरने लगे, तो उनकी डिमांड बढ़ने लगी। जब डिमांड बढ़ने लगी तो उन्होंने वेतन के लिए, ज़्यादा वेतन के लिए मांग की, विद्रोह किया। और हमने पढ़ा है कि जब व्यापारी एवं सामंतों के बीच में संघर्ष था, क्योंकि नई नई व्यापारी खोजें हो चुकी थी, तो नए नए देशों से अवगत हुए। जब नए देशों से अवगत हुए तो उन्होंने कहा चलो अब हमें पता लगा कि यहाँ पर ये देश में इस चीज़ों की ये रिसोर्सेज हमें मिल सकते हैं। तो उन्होंने अपने ट्रेड को प्रमोट किया और अपने देश में उन वस्तुओं का निर्यात किया, और जिससे वस्तुओं के साथ साथ उन्होंने कल्चर का, वहाँ के संस्कृति, समाज का, उनके वैल्यूज़ का, उनका नॉर्म्स का, उनका सोसाइटी का, वो कैसे रहते हैं, कैसे खाते पीते, वेशभूषा, सारी चीज़ें, उनके जो वहाँ का रहन सहन से लेकर लाइफस्टाइल तक देखा जाना, तो वो उन्होंने उस चीज़ को अडॉप्ट किया और उनको एक जगह से दूसरी जगह फैलाया।
और जब ट्रेड करेंगे तो ऑब्वियसली बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा, तो एक पावरफुल ट्रेड ग्रुप का निर्माण हो गया। और वो आने वाले टाइम पीरियड में सामंतों के खिलाफ राजा का साथ दिया। और राजा जो पहले से ही सामंतों से त्रस्त था, इसने एक बहुत बड़ा फैक्टर का काम किया। नए व्यापारी वर्ग ने सामंत और व्यापारियों के बीच में संघर्ष हुआ और लास्ट में सामंत अधिपतन का एक कारण बना। धार्मिक कारण में मैं बता चुका हूँ कि जो धर्म था बहुत प्रभावी था, धर्म युद्ध हुए थे। सामंत जो थे वो धर्म की रक्षा करने के लिए, ईसाई धर्म की रक्षा करने के लिए उन्होंने या तो अपनी ज़मीन बेच दी थी या गिरवी रख दी थी। तो इसी वजह से जब युद्ध हुआ, सामंत युद्ध में वीर गति प्राप्त हुए, तो ये भी एक बड़ा रीज़न था। और टेक्नोलॉजी के लेवल में मैं बता चुका हूँ कि जैसे जैसे टाइम पीरियड के साथ टेक्नोलॉजी डेवलप होने लगी तो नए नए हथियार, युद्ध की शैली बदलने लगी। और जो कि राजा जो केंद्र शक्ति था उसके पास अच्छा खासा खजाना था, अच्छा खासा पैसा था, रिसोर्सेज था, तो वो ईजिली इसे बाय कर सकता था, अडप्ट किया। और जो सामंत थे, जो जिनके पास उतनी ज़्यादा उनकी शक्ति भी मजबूत नहीं थी, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो नई सैन्य तकनीक को अपनाकर राजा ने अपनी सैन्य गतिशीलता को बढ़ा लिया। तो ये आप वर्ड यूज़ करना है, सैन्य गतिशीलता का, जिससे उसकी पावर स्ट्रॉन्ग हो गया, वो और मजबूत हो गया। तो ये एक टेक्नोलॉजी के लेवल ने इंपॉर्टेंट रोल निभाया सामंतवादी प्रक्रिया में पतन के कारण। एक राजनीतिक कारण सिंपल सी बात है कि शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना, समय की मांग और अपने अधीन वो सबऑर्डिनेट ब्यूरोक्रेट्स वगैरह उसे घोषित नियुक्त किए थे। और सामंत कमज़ोर हुए टाइम के साथ साथ वो सामंतों को मुक्त कर दिया था। और सामंतवादी प्रक्रिया को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। इसके कुछ फैक्टर्स थे जिसमें हमने पॉलिटिकल रीजन, टेक्नोलॉजिकल लेवल, रिलीजियस फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर्स, जब और व्यापारी और सामंतों के बीच में संघर्ष, किसानों का विद्रोह, सामंतों का बीच में जो कन्फ्लिक्शन हुए उनके बारे में डिस्कस किया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। और ये आपके MHI 1 में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस वीडियो में इतना ही। और थैंक यू सो मच। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप अपने रिव्यू देना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।